और बाकी यूटिलिटी के लिए जो बोल रहे हो कि एसी में इन सब की यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी का सेंस ये है कि वो तो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्यूबलाइट है, जो ट्यूबलाइट में जो है वो होता है चोक कॉयल। चोक कॉयल में इंडक्टर और रेजिस्टेंस ये दोनों होते हैं। तो जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों होते हैं तो मान लो कि करंट अगर करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, ट्यूबलाइट में हमने स्विच ऑन किया, उसमें करंट का फ्लो हुआ, वो करंट जो है चेंज हो रही है। तो कभी भी किसी सर्किट में अगर सडन चेंज होता है तो ये मान सकते हैं कि बहुत सारे डैमेज होने के चांसेस हैं। मतलब हमेशा हम सडन चेंज को अवॉइड करते हैं। तो उस ट्यूबलाइट में जो उसका रेटिंग है वो कम है, जो रेजिस्टेंस है उसका बहुत कम है। रेजिस्टेंस कम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हीट लॉस होगा अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो अब उस ट्यूबलाइट को अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है, जो भी है इसके ऑपरेटिंग जो भी रेजिस्टेंसेस है इसको कंट्रोल करना है, तो हमारे पास दो तरीका है कि एक है रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट कर दें। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस जो है करंट को कंट्रोल करेगा कि वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट डिक्रीज होगी, बट ये क्या होगा कि अगर ये करंट को डिक्रीज कराएगा तो साथ ही साथ कुछ लॉस भी होंगे, कुछ एवरेज एनर्जी का लॉस भी करेगा। अब वही एसी में क्या है कि यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट कर दें, यहाँ पे अगर इंडक्टर कनेक्ट कर दें तो ये इंडक्टर भी अपोज करेगा एक्सेल रिएक्टेंस, मतलब करंट के टुवर्ड्स इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ अपोजिशन होगा, तो ये भी करंट कंट्रोल अच्छा, करेगा, हाँ सर। लेकिन ये एवरेज एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। तो हमारा जो है करंट कंट्रोल हो रहा है विदाउट एनी लॉस। समझ रहे हो? इसीलिए जो चोक कॉयल होता है वो चोक कॉयल इंडक्टर होता है उसमें, ना कि रजिस्टर होता है। एसी सर्किट में जो कैपेसिटर हैं और जो इंडक्टर हैं उनका एडवांटेज ये है कि एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं और ये कुछ ना कुछ करंट भी कंट्रोल करते हैं। अब बाकी जो एनर्जी स्टोरेज है वो सारा कुछ तो रहता ही है उसमें टेम्प्रोरी, बट ये करंट कंट्रोलिंग है, इसीलिए बोलते हैं रिएक्टेंस उसका। और दूसरी बात है कि ये रिएक्टेंस वेरिएबल होता है। मतलब हम क्या रेजिस्टेंस में मान लो हमें चाहिए होगा 10 ओम और 100 ओम, तो हमें दो अलग अलग रेजिस्टेंस लाना ही होगा। बट इसमें क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दिया, हमें क्या करना है, एक ही कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का एक्सी कहीं पे 10 ओम हो सकता है और कहीं पे 100 ओम हो सकता है। अच्छा, रिएक्टेंसेस की यूनिट वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है, रिएक्टेंस की यूनिट वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है। तो यहाँ पे सेम जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो 10 ओम भी मिल सकता है, 100 ओम भी मिल सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। मान लो हमें डिजायर्ड कुछ चाहिए कि भाई इतना ही जो है रेजिस्टेंस हो, तो हम ये सोर्स ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, ये अपने आप चेंज हो जाएगा, सर्किट में हमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो? आरएमएस वैल्यू और सारा कुछ उतना ही रखेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे, तो ये सही आ जाएगा। समझ रहे हो कुछ? कि डिवाइस वही, हाँ बट सर। उसके रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। रेजिस्टेंस के केस में जब भी मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगा, जैसे सेम टाइप का एडवांटेज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी वेरिएबल टाइप का होता है, वो भी डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब सर्किट में जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एक तो क्या होना चाहिए, उसमें हीट लॉस कम से कम होना चाहिए, और दूसरा है कि उसमें सर्किट में बहुत सारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएबल रेजिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा, अगर रजिस्टर रखेंगे तो हमें हर सारे ऑप्शंस को सोच के अलग अलग रजिस्टेंस वहां पे रखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में ये ऑपरेट करेगा, इस ऑप्शन में ये ऑपरेट करेगा, ये ऐसे ऑपरेट करेगा। लेकिन इनके साथ एडवांटेज क्या है कि वो डिवाइस एक ही रहेगी, वोल्टेज अपना अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, उससे जो है रेजिस्टेंस सर्किट में जितना जब रिक्वायर्ड है तब वो ऑपरेट कर लेगा। डायनामिक रजिस्टर मतलब? डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस And वैरी कर रहा हो। अच्छा, वेरी गुड। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रिएक्टेंस जो है वो रिएक्टेंस की यूनिट ओम ही होगी, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, यूनिट ऑफ, ऐसा नहीं सोचना है एक्सएल और एक्सआर ये सारे जो है एक्ससी, और ये रेजिस्टेंस सबकी यूनिट जो है वो ओम ही है, ओम। अच्छा, एक इसमें एक क्वेश्चन और है,
क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो हम ये इक्वेशन लिखते हैं, इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। v इज इक्वल टू आई इंटू एक्स ही मान लो b है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट, ये v नॉट आई नॉट इंटू एक्सएल, और c जो है वो है वी आर एम एस बाई आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ऐसा है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, और ये आरएमएस वैल्यू है। इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, मोर देन वन करेक्ट है इसमें से। ऑल 3 आर करेक्ट, 2 आर करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, कौन सा है जल्दी बता दो। सर बी और सी। बी और सी, बी और सी, सर ए और सी। ए और सी, बी। बी सी। ए में क्या खराबी है? अरे सही तो सर रूट टू करेंगे तो IRMS और VRMS दोनों साइड में तो नहीं आएगा। सर ए भी सही पीक है। वैल्यू बाय रूट टू करना पड़ेगा। सर ए बी। ए बी करेक्ट है, तो ये अगर बी करेक्ट मान रहे हो तो इसमें रूट टू से डिवाइड कर देने से तो ये आ जाएगा। यस सर। देखो करेक्ट तो कई लोग आंसर सही दे दिए, बी एंड सी है, ये इनकरेक्ट है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे हमने लिखा, ये तो एक रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, मतलब करंट जो है आई है और ये एक्सेल है, तो ये दोनों करंट और वोल्टेज ये एक फेजर है। ये पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू तो एक नंबर है, बट जो वोल्टेज है और करंट है वो एक फेजर है, वेक्टर है। और अगर हम एक्सेल लिख रहे हैं तो एक्सेल में जो V और I है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि V और I दोनों क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए ये ट्रू नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। ये अगर ऐसे लिख रहे हैं, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो ये हमने क्या कर दिया कि जैसे मान लो कि ये करंट कोई भी है, अगर ऐसे इक्वेशन आएगा क्या, I इज इक्वल टू, हमने लिख लिया 2 साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा, तो फाइंड द वोल्टेज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। मान लो एक्सएल की वैल्यू 10 ओम है, तो यहां से ऐसा करने से आंसर आ जाएगा ये 20 साइन ओमेगा टी। क्या ऐसा है? ये तो नहीं है, इससे तो वोल्टेज लीड कर रहा है π/2। तो ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि हमने दोनों फेजर को पैरेलल बता दिया, जो कि इनकरेक्ट है। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर का इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएमएस के लिए अप्लाई करना है या पीक के लिए अप्लाई करना है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। समझ पा रहे हो? इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो अप्लाई नहीं होगा, समझे? क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वो तो रोटेटिंग फेजर हैं, रोटेटिंग फेजर हैं। ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे रहता है कि ये क्या है। हम ये नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई पीक वैल्यू आया था तो पीक वैल्यू को एक्सएल बाई वी नॉट ऐसे लिख सकते हैं, आरएमएस को लिख सकते हैं, आरएमएस सेम इक्वेशन में रूट टू से डिवाइड कर दिया। तो अगर करंट करंट या आरएमएस वोल्टेज फाइंड करना है तब ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस को हम नहीं इक्वेट कर सकते क्योंकि दोज आर फेजर्स। ऐसे लिखने का मतलब है हमने दोनों वेक्टर को पैरेलल बता दिया, जो कि नहीं है, और दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। रेजिस्टेंस के लिए ये चीज ट्रू है, रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 है, तो अगर सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा जाएगा तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेल लिखेंगे तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट ट्रू है। डिफरेंस समझ पा रहे हो? रेजिस्टेंस में तो फेज डिफरेंस 0 है, दोनों करंट वोल्टेज पैरेलल ही है, तो इंस्टेंटेनियस अगर ये है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस वाला बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा, बट कैपेसिटर के लिए और इसके लिए नहीं होगा। ठीक है? सर मतलब V और I के बीच में π/2 फेज डिफरेंस है, इसीलिए हम इसमें नहीं कर सकते। इसलिए इसमें नहीं कर सकते, फेज डिफरेंस है, दोनों फेजर जो हैं वो अलग हैं। इसमें यार तो पता नहीं क्या ये दब गया है, इसका जो है कोई काम ही नहीं कर रहा है।
क्या कर्सर, सर? इसका टच पैड पता नहीं अभी से बंद हो गया काम करना। ये तो राइटिंग वाले से चल रहा है, ऐसे चल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब उनको कंबाइन करते हैं। वो तो इंडिविजुअल एलिमेंट थे, इंडिविजुअल एलिमेंट याद रखना है। अब व्हेन नेक्स्ट है आरसी सर्किट, आरसी सर्किट कनेक्टेड टू RC circuit connected to AC source. RC circuit connected to AC source. AC source से कनेक्ट कर दिया इसको। RC को जो है DC से कनेक्ट करके देखा हुआ है, उसमें जो है ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट जो भी है, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट की जो है कंडीशंस हैं कि कैपेसिटर फाइनली करंट जीरो हो जाती है, इनिशियली कंडक्टिंग वायर की तरह सेट करता है, बीच में करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, तो वो सब फाइंड किया हुआ है इसमें। अब अगर इसको हम AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। तो ये रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस है, ये रेजिस्टेंस है R, और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो R ही है, R और कैपेसिटेंस है C। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VR और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VC। तो पहला एक क्वेश्चन जो है सोचते रहना कि अगर इसके क्रॉस 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट है, तो क्या रिजल्टेंट 7 वोल्ट होगा, ये देखेंगे। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई कर दिया। अब हमको करंट का इक्वेशन लिखना है। तो अब ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमारे सिलेबस में क्या है, सारे एलिमेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन, बट हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों देखेंगे। पैरेलल में जो है बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक आइडिया कैसे अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका है फेजर डायग्राम। बिल्कुल फेजर डायग्राम जितना ड्रॉ करोगे कोई भी क्वेश्चन, बस पूरे चैप्टर का जो वो समरी है वो है फेजर डायग्राम, न्यूमेरिकल हो या कुछ भी हो, फेजर डायग्राम से ही सब कुछ हो जाएगा। तो अब इसमें ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट सेम है, सीरीज में किसी भी इंस्टेंट पे करंट सेम है। ये मान लिया कि ऐसे पॉजिटिव है, ये इस मोमेंट पे है पॉजिटिव, करंट ऐसे ऐसे दोनों में सेम करंट है, दोनों में सेम करंट है, रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जा रही है, कैपेसिटर के क्रॉस भी जा रही है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के क्रॉस जो करंट और वोल्टेज में रिलेशन है वो होल्ड करेगा हमेशा। मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस की करंट है और जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वो दोनों सेम फेज में होंगे हमेशा। हाँ मतलब सर। I एंड VR जो है वो सेम फेज में होंगे, और कैपेसिटर की करंट और कैपेसिटर की वोल्टेज, जो एलिमेंट्स अगर कंबाइंड हो या सेपरेट हो, तो जो करंट वोल्टेज का रिलेशन है उनके क्रॉस जो हमने इंडिविजुअली देखा हुआ है वो यहाँ पे भी होल्ड करेगा। तो कैपेसिटर में था आइस, मतलब करंट कर रहा था लीड, वोल्टेज कर रहा था लैग। तो जो कैपेसिटर की करंट है और वोल्टेज जो कैपेसिटर की वोल्टेज है, इनमें फेज डिफरेंस हो जाएगा 90 का। 5/2 तो ये छोटे छोटे दोनों डायग्राम हो गए। अब इसमें क्या है, दोनों को कंबाइन कर देना है कि ये दोनों जो है तो सीरीज में, जब सीरीज में है तो इनमें करंट सेम होगा। तो करंट सेम है तो हम करंट जो क्वांटिटी सेम होगी, जो क्वांटिटी सेम है, जैसे सीरीज में क्या होगी, करंट सेम होगी, यहाँ पे हर ये दोनों सीरीज में करंट है तो करंट जो है वो सेम है। तो जो सेम है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, जो सेम है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेजेस को ड्रॉ करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में। तो पहले क्या किया कि यहाँ पे दोनों में करंट सेम है तो करंट का फेजर ड्रॉ कर दिया। करंट के फेजर से वी आर किस डायरेक्शन में, भाई वी आर जो है इसी डायरेक्शन में, वी आर इसी डायरेक्शन में, ये करंट है और ये जो वी आर है। वीसी किस डायरेक्शन में, वीसी जो है वो लैग कर रहा है, तो वीसी जो है इस डायरेक्शन में फेजर, ये हो गया वीसी। तो
अब जो वी आर प्लस वी सी वो क्या हो जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज तो मतलब यहाँ पे ये चीज है कि ये जो होगा वो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। रिजल्टेंट वोल्टेज कि यहाँ पे वोल्टेज स्केलर की तरह से हमको नहीं ऐड करना है कि 3 है और 4 है तो रिजल्टेंट 7 नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 वोल्ट होगा। 5 होगा। तो मतलब कि I जो जो हम इक्वेशन किरचॉफ का इक्वेशन स्केलर में अप्लाई करते थे यहाँ पे फेजर में वही अप्लाई करना है बस। फेजर सम वो कैसे, वो ये फेजर डायग्राम वाइज ऐड होगा। तो ऐड करके हमको समझ में आ रहा है कि यार डायरेक्ट तो ये ऐड नहीं होगा, ये जो है हमको वेक्टर वाइज ऐड करना है कि वी आर ऐसे है, वी सी ऐसे है, जो नेट रिजल्टेंट होगा वो वी आर प्लस वी सी होगा और वो एडिशन कैसा होगा? वेक्टर वाइज। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस फाई। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। tan फाई, ये जो है tan फाई यहाँ पे निकाल सकते हैं। tan फाई VC VC by by VR, VR. tan VC फाई by इज इक्वल VR. टू वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। अब जो रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कनेक्टेड है ये तो हमारा पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू है। मान लिया कोई भी पीक, मान लिया आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू हमने लिया हुआ है। तो अगर आरएमएस वैल्यू तो इस वी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आर। आई भी जो है आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है आई करंट। और वीसी को लिख सकते हैं आई इंटू एक्सी। आई इंटू एक्सी तो ये जो होगा V को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड इज कॉल्ड इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, ये क्या हो जाएगा? नेट रिएक्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बोल सकते हो। Sir, नेट रिएक्टेंस impedance बोलोगे तो इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस और इसकी भी यूनिट जो है वो ओम होगी। ओम फिर होगी। इसको भी हम एक तरह का रेजिस्टेंस ही बोल सकते ये हैं भी क्योंकि उसी हाँ, फॉर्मेट में आंसर आ रहा ये जो जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस क्या है? अब जैसे रिएक्टेंस हमने अलग यूज कर लिया इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, तो कंबाइंड के लिए जो है नेट रिजल्टेंट रिएक्टेंस के बोल सकते हैं या उसको बोलेंगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का मतलब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से V इक्वल टू आई इंटू जेड, आई इंटू एक्स सी और आई इंटू आर। तो इसमें जो अगर हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ से V को लिख लोगे आई इंटू जेड। V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। V is equal to I into Z. I into Z is equal to VR square plus VC square. तो यहाँ से I into Z is equal to IX IR पुट कर दो, IR का वो भी स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट हो जाएगा। IX स्क्वायर। तो I यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, Z जो आएगा वो Z is equal to स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। मतलब ये कैसा ऐड हो रहा है? ये उसी टाइप का एडिशन हो रहा है जैसा हमने वेक्टर जैसे वोल्टेजेस को ऐड किया था, वैसे ही ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो जब वोल्टेजेस को ऐड किया था फेजर जैसा ही। तो इसका अगर ये आई आई यहाँ से कैंसिल हो जाए तो कैंसिल होने पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा एक इनका इम्पीडेंस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम कौन सा है? ये डायग्राम जो है वो फेजर डायग्राम है। ये जो है फेजर डायग्राम है। इसमें जो है रेजिस्टेंसेस हमने नहीं दिखाया। अगर रेजिस्टेंस के टर्म में ड्रॉ करना है तो रेजिस्टेंस के टर्म में हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई करंट है और करंट के डायरेक्शन में ही जो रेजिस्टेंस वाला फेजर होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एक्सी वाला फेजर होगा। तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, लेकिन वो एडिशन कैसा होगा? फेजर वाइज है। मतलब अगर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, मतलब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का 10 ओम है, तो रिजल्टेंट इस सर्किट का हो जाएगा 10 रूट 2 ना कि 20। ठीक है, तो ये हो है। जाएगा, यस सर। ये हाँ हमारा हो सर। जाएगा, ये हो गया हमारा Z नेट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस और ये है Z और यहाँ से है XC। तो सेम जो tan phi है, दैट tan phi इज इक्वल टू V C by VC by VR और XC by R।
तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा जनरली ये गिवन होता है, रेजिस्टेंसेस गिवन होते हैं, तो वहां से हम फेज निकाल लेंगे। फेज निकाल लिया तो यहाँ से पावर फैक्टर आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा तो पावर फैक्टर एंगल आ जाएगा, पावर फैक्टर एंगल आ गया तो एवरेज पावर भी हम वहां से फाइंड कर लेंगे, एवरेज पावर भी फाइंड कर लेंगे। अब इसमें कौन सा लीडिंग और कौन सा लैगिंग है, यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली जो है वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज लैग्स, लैग्स करंट, करंट बाय फेज डिफरेंस फाइव। तो मतलब कैपेसिटर का नेचर है कि कैपेसिटर प्योरली कैपेसिटिव का नेचर है कि 90 डिग्री का लैग है वो, बट अगर वो कुछ रेजिस्टेंस आ गया तो भी नेचर तो नहीं चेंज होगा, ठीक है, नेचर चेंज नहीं होगा, वो लैग कम हो जाएगा। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, वही वाला हाल है। अगर कैपेसिटर है तो लैग होगा कुछ ना कुछ, और वो लैग जो है वो 90 से कम होगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये सब तो हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ तो हमने बस इसमें लिख लिया कैसे कैसे करना है, कि अगर ये दो कनेक्टेड हैं तो इनको हम बोल सकते हैं ये है इम्पीडेंस डायग्राम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या है, क्या ये इम्पीडेंस साइन या कॉस के फंक्शन है, एक्सी और जेड ये सारा साइन कॉस का फंक्शन है, नहीं, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर, 1/ओमेगा सी, आर जो है वो रेजिस्टेंस ही है। तो इसका ये जो डायग्राम इम्पीडेंस डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ना, वो इम्पीडेंस डायग्राम वोल्टेज वाले से ही रिड्यूस करके ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं कि मतलब इनको फेजर माना है, रेजिस्टेंसेस को फेजर नहीं, ये फेजर नहीं है, ये फेजर डायग्राम इनके लिए हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, हमने वोल्टेज के लिए ड्रॉ किया और उसी वोल्टेज में सब कुछ लिख दिया तो वो कैंसिल होके ऐसा डायग्राम आ गया। तो ये सिर्फ सीरीज के लिए ऐसे ड्रॉ करने से हुआ, सीरीज के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ये फेजर डायग्राम का लॉजिक ऑलवेज ट्रू है, बट ये इम्पीडेंस डायग्राम के लिए सिर्फ सीरीज में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वोल्टेज का है जैसा ग्राफ वैसा ही ग्राफ यहाँ पे रिएक्टेंसेस का भी होगा, समझे। तो ऐसे ऐसे बाकी सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो है कुछ एग्जाम्पल लेने से समझ में आएगा। लीडिंग लैगिंग, तो पहला चीज ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, फेजर वाइज ऐड करना है। जैसे मान लो अगर कोई इम्पीडेंस की बात करे तो इम्पीडेंस जो है हम बोल सकते हैं कि वो है आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, मतलब फेजर वाइज यहाँ पे एडिशन है, फेजर वाइज ऐड किया जा रहा है। चलो, तो सारे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है जिसमें कि जंक्शन रूल है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे पैरेलल में भी जो करंट ऐड करेंगे वो करंट भी ऐड करना है फेजर वाइज। 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है तो नहीं, 2 + 3 डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को जो ध्यान से सोचना और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना, बहुत छोटा छोटा है, मेंटल कैलकुलेशन से हो जाएगा, या पेन पेपर अगर साथ में होगा कर सकते हो, उम्मीद तो कम है, पेन पेपर के बजाय टिश्यू पेपर होगा ना वो। यहाँ से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, यहाँ से वोल्टेज है, हंड्रेड ओम रेजिस्टेंस है, 100 ओम, और इसका कैपेसिटेंस है 100/पाई माइक्रोफैरड, 100/पाई माइक्रोफैरड। ये 220, 200, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जैसे लिखा हुआ है, 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताना है। ये जो है ये कौन सी वैल्यू हम लेंगे, ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है, VRMS लेंगे। कि जब भी कुछ भी मेंशन नहीं हो वो हमेशा क्या है, आरएमएस वैल्यू है। कुछ भी मेंशन ना हो अगर क्वेश्चन में तो वो आरएमएस वैल्यू, अगर वो आरएमएस नहीं लेना है तो वो दिया हुआ होगा। ये क्या है भाई, ये ओमेगा है या क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी F लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2πf ये है। 2πf। तो व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू
100 पाई, ओमेगा यहाँ से हो गया 100 पाई। तो ये हर्ट्ज दिया हुआ है, ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है, सब कुछ है। चलो अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज एक्सी? फाइंड एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। तो ये 1 बाई ओमेगा कितना 100 पाई, सी कितना 100 बाई पाई माइक्रो फैरड, मतलब 10 टू द पावर -6। तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर -6, 10 पावर -2, ये आ जाएगा 100। सर 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा ना, नहीं सर, हो गया सर 100 ओम। 100 ओम, 100 ओम। यस सर। तो व्हाट इज इम्पीडेंस? तो यहाँ से इम्पीडेंस अगर देखेंगे, ये तो आरसी सर्किट है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो वैसा ही इम्पीडेंस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं। 100 तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 100 है, और यहाँ से XC ऐसे होगा, XC इज इक्वल टू ये 100 है, तो ये हो जाएगा Z, ये होगा Z से हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5। तो Z इज इक्वल Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर 100√2 ओम। व्हाट इज पावर? ठीक है, पावर फैक्टर बाद में फाइंड करेंगे। पावर फैक्टर बताइए दो, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू 45 tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से फाई की वैल्यू 45 डिग्री और पाई बाई 4। पावर फैक्टर हो जाएगा cos phi 1/√2। 1/√2। 1/2. फाइंड द current flowing in the circuit, करंट I फाइंड करना है। तो I फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है? RMS। तो हो जाएगा V RMS डिवाइडेड बाई Z। V RMS इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई Z है 100√2, तो ये हो जाएगा √2 एम्पियर। ठीक। व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट? पीक वैल्यू ऑफ करंट वो हो जाएगा I नॉट इंटू √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा 2 एम्पियर। व्हाट इज VL, VC एंड VR? हमें फाइंड करना है VR। तो VR इज इक्वल टू, VR मतलब कुछ भी मेंशन नहीं, तो क्या करेंगे? RMS। तो उसके क्रॉस जो RMS करंट है, RMS करंट का मतलब है IRMS इंटू रेजिस्टेंस R। तो ये हो जाएगा IRMS होगा √2 इंटू रेजिस्टेंस है 100, तो ये हो गया 100√2। VC भी RMS। तो कैपेसिटर में जो RMS करंट है और जो XC है वहां के लिए तो ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू XC इज इक्वल टू 100, तो ये भी हो गया 100√2। तो नेट वोल्टेज, अब देखो नेट वोल्टेज ऐड करेंगे तो 200√2 आ रहा है, तो गलत है। नेट वोल्टेज हम डायरेक्ट स्केलर वाइज नहीं ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं नेट वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज में वो फेजर वाइज, वेक्टर वाइज ऐड करना है। तो VC प्लस VR, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100√2 का होल स्क्वायर प्लस 100 ही आएगा। 100√2। तो जो 200 जो इनिशियली आना चाहिए था वही आ रहा है 200। एवरेज पावर सर IRMS, VRMS और cos phi। एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। तो IRMS VRMS cos phi, IS√2 VRMS 200 और cos phi आया था 1/√2। 1/√2। तो ये कौन सा पावर है? पूरे सर्किट का, ये जो है पूरे सर्किट का पावर है 200 वाट। अब एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की जो करंट है और वोल्टेज है वो क्या रहेगा? वो तो
परपेंडिकुलर है। तो कैपेसिटर की यस करंट, सर। कैपेसिटर की जो करंट होगी और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो तो परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां पे जो है 0 आ जाएगा। एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर, एवरेज पावर आई आर एम एस स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर, यही लिखा था। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब वोल्टेज कौन सा, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर की करंट और उन दोनों का फेज डिफरेंस, cos phi 0, तो cos यहाँ phi 1 हो जाएगा। cos फाई 1 आ जाएगा। तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस था √2, जो हो जाएगा 2